Hi everyone, thanks for connecting with us through this platform. I hope all of you are doing well. So guys, today we are here to discuss a very important topic, that is pericyclic reactions in organic chemistry, which is useful and very important in the point of view of competitive exams. Either it is CSIR NET exam for chemical sciences or IIT JAM for chemistry or GATE exam for chemistry. ओके सो जैसा आप सबको यहाँ पे नज़र आ ही रहा है कि मैंने हेडिंग ऑलरेडी डाल रखी है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, जो CSIR नेट केमिकल साइंस के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, गेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एज वेल IIT JAM फॉर केमिस्ट्री के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। बिकॉज ये जो हमारे पास CSIR नेट केमिकल साइंसेज का एग्ज़ाम है, इसमें इस टॉपिक से मिनिमम आपके पास 3 टू मैक्सिमम हमारे पास 7 और 8 क्वेश्चंस, बिकॉज इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन एग्जामिनर। तो हमारे पास 3 मिनिमम क्वेश्चंस, या आप 2 भी ले सकते हो, बट 3 तक का नंबर तो रहता ही रहता है कि क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपके पास 2 मार्क्स के भी और 4 मार्क्स के भी दोनों क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है CSIR नेट के एग्ज़ाम में। वही बात करूँ अगर गेट में, तो गेट में भी हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से ज़रूर क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास इसमें डेफिनेटली देखने को मिलता है। उसके साथ ये क्वेश्चंस जो हमारे पास 1 मार्क का है वो हमें मिल भी जाता है, कई बार नहीं भी मिलता है। बट ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक को स्किप कर दिया जाता है, कभी भी ये टॉपिक स्किप नहीं होता है, इससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और सेम हमारे पास IIT JAM में भी मिनिमम 2 to 4 क्वेश्चंस की हमारे पास देखी गई है ऑब्जर्वेशंस की। मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो रहते ही रहते हैं इसमें, जिसमें आपके पास रिएक्टिविटी ऑफ डाइन्स या फिर किसी और तरीके से रिएक्टिविटी टाइप का, या कौन डाइन की तरह एक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हमारे कंसेप्ट बेस्ड रहते हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा मैं अभी यहाँ पे बता रही हूँ, ये नंबर इट मीन्स ये टॉपिक आपके पास ऐसा है जो कम्प्लीटली आपको किसी भी एग्ज़ाम में स्किप करके नहीं जाना है। इस टॉपिक को अगर आप स्किप करते हैं, इट मीन्स आप इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को वहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और बहुत इजी टॉपिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जैसे ही नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि शायद अब तो यहाँ पे रिएजेंट, रिएक्शंस एंड मैकेनिज़्म, पता नहीं किन किन चीज़ों में फंस के रह जाएंगे, और ये टॉपिक तो हमें नहीं करना है। तो मैं क्लियरली आपको बता दूं कि ये इतना बढ़िया टॉपिक है कि इसे किसी रिएजेंट की या किसी एक्स्ट्रा मैकेनिज़्म जो बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होता है उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये बिल्कुल अपना एक अलग ब्रांच है, अलग चलता है और काफ़ी अच्छे आपको मार्क्स भी दिलवाता है। सो इस टॉपिक को आप बहुत कॉन्फिडेंट वे से अटेम्प्ट कर सकते हो, इसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे ये स्टार्ट किया कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक आज पढ़ेंगे, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब भी नाम कुछ स्टूडेंट्स, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स जैसे सुनते हैं उनको डर सा लगने लग जाता है कि ये टॉपिक तो हमसे नहीं होगा, बाकी कुछ भी करवा लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में कंटेंट बहुत सारा रहता है, इसके कंसेप्ट्स बहुत सारे रहते हैं। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि कहीं पे भी एक्सेप्शंस आ जाती है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज माना इसका कंटेंट हमारे पास ज़्यादा है, बट अगर आप इसे बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में, इसको पढ़ने का एक ही तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अपनी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने का एक ही मंत्र है, एक ही तरीका है, और वो है सिस्टमैटिक वे। अगर आप सोचो कि आपके पास जितना भी कंटेंट है वो सारा आपने पढ़ लिया, आपको नहीं पता है किस बुक से कब कितना क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ पढ़ लिया, तो वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता आपको याद रह सकती है चीज़ें। उसके बाद कहाँ आई थी और कहाँ गई थी आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट्स वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है सिस्टमैटिक वे। सिस्टमैटिक वे में चलना होता है, और साथ में इसके शॉर्ट नोट्स जो होते हैं
एंड टाइम पे, जब एग्ज़ाम टाइम आता है उसमें शॉर्ट नोट्स से ही काम आते हैं, बिकॉज जब आपके पास इतना सारा कंटेंट रहेगा आप क्या एंड टाइम पे वो सारा रिवाइज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई इसके लिए आपको क्या करना होता है कि शॉर्ट नोट्स, जब आप कोई टॉपिक कंप्लीट पढ़ते हो तो साथ के साथ उसके शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, तो उन शॉर्ट नोट्स को आप एंड टाइम पे रिविज़न के लिए रख सकते हो और वो आपके लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। एज वेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक और जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट मंत्रा फॉर लर्निंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि जैसे आपने कोई टॉपिक कर लिया उसके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया होल्ड बन पाता है। अदरवाइज़ कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक मैनर में, डिसिप्लिन्ड मैनर में लेके चलना होता है। अगर इस तरीके से करोगे तो कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलराइट, so let's start with our topic, that is pericyclic reactions. all right, so pericyclic reactions हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक रहता है इसकी कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज़ होती है। अलग प्रॉपर्टीज़ क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया कि इसका बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म से या रिएजेंट से या बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप कंसेप्ट्स पढ़ते हो उनसे लिंक नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट ब्रांच। ऑलराइट, बट डेफिनेशन क्या कहती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की, कि दैट these reactions occur by concerted cyclic shift of electron, concerted cyclic shift of electrons। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जब भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में कहीं पे डिस्कशन हो तो आपके माइंड में सबसे पहले बात आएगी कि इलेक्ट्रॉन्स का ही सारा यहाँ पे खेल है, यानी जो आपके पास सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से ही कुछ मूवमेंट ऐसी देखने को मिल रही है, और वो मूवमेंट किस तरीके से है? साइक्लिक मैनर में, इधर क्लॉकवाइज इधर एंटी क्लॉकवाइज। और साथ में एक वर्ड और है जो कंसर्टेड है। कंसर्टेड वर्ड का मतलब होता है आपके पास सिंगल स्टेप रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हो दैट साइमल्टेनियस वे में जब आपके पास रिएक्शंस हो रही हैं। कैसी रिएक्शंस? कि जैसे आपके पास रिएक्शन स्टार्ट हुई, वहाँ पे कोई बॉन्ड टूटेंगे, जब प्रोडक्ट बन रहा होगा उसमें कोई बॉन्ड बनेंगे, तो जो आपके पास बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और जो फर्दर प्रोडक्ट में बॉन्ड बन रहे हैं, अगर ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलती हैं, यानी कम्प्लीटली बॉन्ड टूटा भी नहीं है, कम्प्लीटली बॉन्ड बना भी नहीं है, दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली अगर चल रही हैं, तो उस टाइप की प्रोसेस को हम कहते हैं कंसर्टेड प्रोसेस। यदि आपको ये ध्यान में रखना है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस इस टाइप की रिएक्शंस हैं जो हमारे पास, पहली बात, सिंगल स्टेप रिएक्शंस हैं और साइमल्टेनियस वे में हो रही है हमारे पास, ठीक है, साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। जिस भी रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस हो रही है, वो आपके पास कंसर्टेड टाइप की रिएक्शंस हैं। साइक्लिक शिफ्ट ईदर क्लॉकवाइज ईदर एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व किए जाते हैं वो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट समटाइम्स हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को भी ज़रूर काउंट कर लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करेंगे, कई बार हम यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइप रहती है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस, ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शंस, तो वहाँ इस तरीके से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। बट मोस्टली जो हमारे पास स्टार्ट होती हैं रिएक्शंस, वो हम पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बिना पाई इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्ट्रीब्यूशन की रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होती है। पाई इलेक्ट्रॉन्स की अपनी खास इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। तो बात क्लियर होगी कि जिन रिएक्शंस में हमें कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स की देखने को मिलेगी उन्हीं को हम कहेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। बट इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की कुछ हमारे पास कह सकते हो प्रॉपर्टीज़ हैं या करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, और वो करैक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? बिकॉज आपको बताया गया है कि ये अलग ब्रांच है तो इसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ रही होंगी। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? नोट डाउन।
पहली बात तो हमारे पास ये कि ये रिएक्शंस सिंगल स्टेप होती है। इट मीन्स इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, दे रिक्वायर ओनली टू कंडीशंस और दे अक्कर ओनली थ्रू टू कंडीशंस, ईदर इट इज़ थर्मल और फोटोकेमिकल। यानी इन रिएक्शंस को कंप्लीट करवाने के लिए हम सिर्फ दो ही कंडीशंस यूज़ करते हैं, या तो एरो के ऊपर थर्मल कंडीशन होनी चाहिए या एरो के ऊपर फोटोकेमिकल कंडीशन होनी चाहिए। बस यही दो की ज़रूरत है, किसी और रिएजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। थर्ड, हमारे पास यहाँ पे क्या देखा जाता है कि इन रिएक्शंस में हमारे पास नो रोल ऑफ अदर रिएजेंट्स, कि बाकी रिएजेंट्स का पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के साथ कोई भी लिंक नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे हम कुछ रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं उसमें हम इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन देखते हैं, तो इसमें हमारे पास है नो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं? रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उसमें हमारे पास कुछ स्पीशीज़ में पहले कन्वर्जन होता है, फिर वो प्रोडक्ट में जाता है। और वो जो स्पीशीज़ रहती है वो रिएक्टिव काफ़ी ज़्यादा होती है, उसका टाइम पीरियड बहुत कम रहता है, जो लाइफ टाइम स्पैन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, जिसके एग्जांपल्स हैं कार्बोकेटाइंस, कार्बेनाइंस, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, कार्बीन, नाइट्रीन एट्सेट्रा। तो ये जो इंटरमीडिएट्स हैं यहाँ कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, कोई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि दीज रिएक्शंस अकर वाया ट्रांजिशन स्टेट। दीज रिएक्शंस अकर वाया ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या रहती है आपके पास? जैसे यहाँ हमने बात करी कि इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है बट ये रिएक्शन फिर भी कंप्लीट हो रही है। इट मीन्स हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं उन सब में इंटरमीडिएट बनेगा ही बनेगा। इट्स नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी रिएक्शंस को कंप्लीट करवाने के लिए इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। बिना इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के भी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं, बट बिना ट्रांजिशन स्टेट के नहीं होती। ट्रांजिशन स्टेट होती ही होती है ऑलमोस्ट सब रिएक्शंस में, जहाँ इंटरमीडिएट बन रहा है वहाँ भी, जहाँ इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है वहाँ भी। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में ट्रांजिशन स्टेट्स ही देखने को मिलती है। तो यहाँ रिएक्टेंट है, देन ट्रांजिशन स्टेट है, देन प्रोडक्ट है। इस तरीके से सीक्वेंस रहता है रिएक्शन का। आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं कंप्लीट समझाऊंगी कि क्या ट्रांजिशन स्टेट होती है। ठीक है। देन आप कह सकते हो कि जैसे आपने कहा कि देयर इज़ नो रोल ऑफ अदर रिएजेंट्स, वैसे ही आप लिख सकते हो कि नो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। आप किसी भी टाइप का सॉल्वेंट यूज़ कर लो, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, इसकी रिएक्शन पे या इसकी रिएक्टिविटी पे कोई भी फर्क नहीं आता है। ठीक है। ये है नेक्स्ट हमारे पास। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो इसमें कोई न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक टाइप रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। नो न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक टाइप रिएक्शन। ऑलरेडी मैंने ये कह दिया था आपको, उसी बात से कंफर्म हो जाना चाहिए कि बिल्कुल डिफरेंट ब्रांच है। तो आप जैसे बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हो कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है या इलेक्ट्रोफाइल कहीं ऐड हो रहा है किसी सिस्टम पे, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, रीअरेंजमेंट, नॉट रीअरेंजमेंट मिलती है यहाँ देखने को, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ, तो उस टाइप की न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं मिलती है। ठीक है। एज वेल रीअरेंजमेंट भी अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली ही है, उसमें भी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल वाला कोई रोल नहीं होता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ में आती है वो हमारे पास है दैट दीज रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक। दीज रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक। अब आप दो टर्म सुनते हो, एक टर्म हमारे पास होती है स्टीरियो स्पेसिफिक और दूसरी टर्म होती है स्टीरियो सिलेक्टिव। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस यहाँ स्पेसिफिक और सिलेक्टिव वर्ड के साथ ही जुड़ा हुआ है। जब आपको ये कहा जाए दैट स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं, मींस ओनली वन प्रोडक्ट। स्पेसिफिकली स्टीरियो के रिस्पेक्ट में,
स्टीरियो के रिस्पेक्ट में, जो उसकी 3 डायमेंशंस में उसकी एग्जिस्टेंस है, उसके रिस्पेक्ट में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। बट जब बात होती है स्टीरियो सिलेक्टिव की, तो जब सिलेक्टिव वर्ड आ गया मीन्स सिलेक्टिविटी आ गई। सिलेक्टिविटी आने का मतलब है कि आपको मेजर और माइनर 2 टाइप के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जिसमें एक की यील्ड ज़्यादा होती है, दूसरे की यील्ड कम होती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव, कि जब स्टीरियो के रिस्पेक्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री यानी 3 डायमेंशन में उसकी किस टाइप की एग्जिस्टेंस है, उसके रिस्पेक्ट में जब एक ही प्रोडक्ट बनेगा तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। बट जहाँ पे आपके पास 2 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, यानी एक मेजर और दूसरा माइनर, एक की क्वांटिटी या यील्ड ज़्यादा होगी रिएक्शन में, दूसरे की कम, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव। क्लियर हुआ डिफरेंस? आफ्टर दैट फिर वापस आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। तो इन दोनों में से ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस स्टीरियो स्पेसिफिक है, यानी कंप्लीटली हमें पता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए हमें खास ध्यान देना है। इन रिएक्शंस में जो स्टीरियो केमिस्ट्री है हमारे पास, वो प्रोडक्ट में एक ही आएगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी चल जाएगी, तो उस बात पे हमें स्पेशली ध्यान देना है। तो हम कोई भी अगर इसकी टाइप पढ़ते हैं पेरिसाइक्लिक की, तो उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्पेशली आपने ध्यान में रखना है कि किस टाइप के अंडर स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो ये हो गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जिससे हमें पता चल रहा है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एक्चुअली बाकी जो रिएक्शंस होती हैं उनसे डिफरेंट ब्रांच है, क्योंकि इसकी सारी कंडीशंस या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ सारी डिफरेंट हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की जो हमारे पास टाइप्स हैं उसमें मेजरली हम 3 टाइप्स की बात करते हैं। अगर ब्रॉड वे में इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 मेजर टाइप्स की बात करते हैं, और वो 3 मेजर टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, third one is sigmatropic reactions. ओके, एक और टाइप हम डिस्कस करते हैं जिसे हम ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन कहते हैं। बट अगर हम ब्रॉडली बात करें तो ब्रॉडली हमें ये 3 मेजर टाइप्स ही पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में देखने को मिलती हैं, साइक्लो एडिशन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन एंड सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस। ठीक है, अब सॉरी अब इन तीनों रिएक्शंस को हमारे पास डिफरेंट क्यों कहा गया है या इनका डिफरेंट नाम क्यों रखा गया है, वो इनके लेटर जो हमारे पास वर्ड्स हैं उसी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो साइक्लो एडिशन क्या मतलब है कि आपके पास यहाँ पे पहली चीज़ सो एडिशन हमें देखनी है कि ऐड होंगी चीज़ें, और आपको पता है ऐड करने के लिए आपको मिनिमम 2 चीज़ें तो चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं कि एक चीज़ है और आप कहो कि इसमें एडिशन, तो उसमें एडिशन आपके पास इंट्रा टाइप की हो सकती है कि अपने ही सिस्टम में कुछ ऐड हो रहा हो। अदरवाइज जब भी एडिशन की बात होती है मिनिमम 2 मॉइटीज़ हमें चाहिए होती हैं। तो वैसे ही कुछ इसमें है कि हम 2 मॉइटीज़ लेते हैं अलग अलग, उनको आपस में ऐड करते हैं, ऐड करके हमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है। जब ऐसी रिएक्शन हमें देखने को मिलती है तो उन्हें हम कहते हैं साइक्लो एडिशन, राइट। इलेक्ट्रोसाइक्लिक, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, साइक्लिक अगेन साइक्लिक शिफ्ट, साइक्लिक मैनर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, यहाँ एडिशन जैसा कुछ नहीं है, यहाँ एक ही सबस्ट्रेट आपके पास रहेगा, उसी सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से जब कोई साइकिल हमारे पास बनती है वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक। सिग्माट्रोपिक, जब हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पोजीशन से उठ के दूसरी पोजीशन पे चले जाते हैं विद द साइमल्टेनियस शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वो सिग्माट्रोपिक होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको अगर यहाँ पे दूँ तो और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगी चीज़ें। जैसे साइक्लो एडिशन की ही मैं बात करूँ, आपके पास एक ये 4 पाई सिस्टम है, ये 2 पाई सिस्टम है। इसे मैंने कहा 4 पाई सिस्टम, इसे कहा 2 पाई सिस्टम। समझ आ रहा होगा क्यों कह रही हूँ। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये आपस में ऐड होंगे, किस तरीके से ऐड होंगे वो आपको डिटेल्ड मैं बाद में बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं इतना कह सकती हूँ कि आपके पास इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आफ्टर एडिशन कुछ ऐसा बनेगा
जिसमें हमारे पास ये नया सिग्मा बॉन्ड बना है, जिसे मैं यहाँ पे डार्क कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, और ये भी हमारे पास नया सिग्मा बॉन्ड बना है, और ये पाई बॉन्ड हमारे पास शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली पता चल गया, दो मॉइटीज ऐड हुई, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया, दैट्स वाई इसे हमने कहा साइक्लो एडिशन। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोसाइक्लिक की, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक में मेरे पास क्या होगा, एक ही मॉइटी में कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एक ही मॉइटी में कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो जो इसके एंड्स पार्ट होंगे इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा पाई इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए। जैसे इसमें हमारे पास ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ये वाला यूज़ किया इनके बीच सिग्मा बनाने के लिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन यूज़ किया इन दोनों के बीच सिग्मा बनाने के लिए, और फिर ये पाई यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। जिसे दिक्कत आ रही हो वो यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम कर ले, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 6 में सिग्मा बॉन्ड बना, हाँ जी। 4 5 में सिग्मा बना, हाँ जी। 2 3 में पाई शिफ्ट हुआ, हाँ जी, राइट। तो वैसे ये तो हमारे पास एडिशन की बात हो रही थी। अब अगर इलेक्ट्रोसाइक्लिक में मूव करूं तो मुझे दो मॉइटीज नहीं चाहिए, एक ही मॉइटी से हो जाएगा। और उस एक मॉइटी में देखो हमारे पास कि ये पाई इलेक्ट्रॉन फर्दर शिफ्ट हुए हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 एक 6 मेंबर्ड रिंग हमारे पास बनेगी। अब साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा ना, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना फर्स्ट और 6 पोजिशन में। देन ये पाई शिफ्ट हुआ कहाँ, 2 और 3 में। देन ये पाई फर्दर शिफ्ट हुआ 4 और 5 में, दैट्स इट। तो एक पाई इलेक्ट्रॉन को यूज करके हमने एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया, बाकी पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। यहाँ पे हमने दो पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके दो सिग्मा बॉन्ड बना दिए, जो तीसरा पाई था वो शिफ्ट हो गया। तो मैं जो यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, आप उस बात पे ध्यान दीजिए। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसके नाम से ही हमें इनकी रिएक्शंस का पता चल जाता है। जब दो मॉइटीज आपस में ऐड हुए, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना, साइक्लो एडिशन। जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एक ही सबस्ट्रेट में देखने को मिली, जिससे साइक्लिक प्रोडक्ट बना, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक। वैसे ही अगर मैं बात करूँ आपके पास सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस की, तो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास सपोज यहाँ पे कोई ग्रुप है। अब वो ग्रुप आपके पास कैसा भी हो सकता है, कैसा भी मतलब कि वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे पास यहाँ ये सिस्टम है, और ये मैंने जी ग्रुप आप यहाँ पे लिख लो, चाहे हाइड्रोजन है चाहे मिथाइल है। अब मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो इस सिस्टम में ये जो सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स है या सिग्मा वाला जो ग्रुप है, अगर ये अपनी इस फर्स्ट पोजीशन से उठ के इस फिफ्थ पोजीशन पे चला जाता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा ट्रॉपिक, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग जो ग्रुप है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला जाता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन फर्दर शिफ्ट होंगे। अगर ये पाई यहाँ शिफ्ट हुए, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं ना, उसने अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, कैसे कर सकता है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर भेजा। अब इसने पाई इलेक्ट्रॉन फर्दर भेज दिए, तो अब इसको भी फर्दर भेजने पड़ेंगे ताकि सबकी वैलेंसी भी पूरी हो। तो क्या हो रहा है, सिग्मा ट्रॉपिक में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एक पोजीशन से उठ के किसी दूसरी अनसेचुरेटेड पोजीशन पे जा रहे हैं, सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड एंड पे जा रहे हैं, जिससे साइमल्टेनियस पाई इलेक्ट्रॉन फर्दर शिफ्ट हो रहे हैं और सिस्टम स्टेबलाइज भी हो रहा है, क्योंकि उसको अपनी वैलेंसी भी मेंटेन करनी है ना। अगर वहाँ से उठ के किसी दूसरी पोजीशन पे जाके सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है, किसी की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, तो वो रिएक्शन भी हमारे पास कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो क्या होगा कि ये जो CH2 था, अब यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है, देन यहाँ सिंगल बॉन्ड, देन ये अगेन डबल बॉन्ड बन चुका है CH, और अब ये जो एंड था CH2 इस पे आ चुका है ग्रुप। तो ये एक टाइप के अंडर आता है। सिग्मा ट्रॉपिक में भी टाइप्स रहती है, 1 3 1 5 1 7 3 3। तो इस वक्त इस टाइप की रिएक्शन को मैं कहूँगी 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, क्योंकि ये ग्रुप फर्स्ट पोजीशन से उठ के फिफ्थ पोजीशन पे आया है। बट रिक्वायरमेंट क्या है कि जो ग्रुप ट्रांसफर होने वाला है सिग्मा बॉन्डेड, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम पे होना चाहिए, या फिर कह सकते हो सैचुरेटेड होना चाहिए, और जिस पे जाके वो अटैच होगा या जहाँ पे उसकी मूवमेंट हो रही है वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए, ताकि फिर साइमल्टेनियस पाई इलेक्ट्रॉन की फर्दर शिफ्टिंग हो सके।
ठीक है। तो ये जस्ट आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन था जो मैं यहाँ पे टाइप्स के बारे में बता रही थी। जो हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे वो साइक्लो एडिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, उसे फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। साइक्लो एडिशन रिएक्शन में मेजरली जो हम टाइप पढ़ते हैं, एक हमारे पास रहता है 4+2 और एक रहता है 2+2, जिसके सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, या फिर क्वेश्चन में जो आपके पास एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो इन टॉपिक से रहते हैं। अब अगर मैं 4+2 की भी बात करूँ तो 4+2 भी फर्दर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर या रेट्रो टाइप का भी रहता है। 2+2 में भी मेरे पास फर्दर बात करूँ तो इसमें हमारे पास एक पोलर 2+2 होती है जो एक्चुअल में पेरिसाइक्लिक का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके जैसे मैकेनिज्म फॉलो कर रही होती है, दैट्स वाई हम इसको पढ़ लेते हैं। ओलेफिन्स की हमारे पास 2+2 अलग रहती है, जो कीटीन या आइसोसाइनेट सिस्टम होता है उसकी 2+2 अलग रहती है। सो फर्दर हमारे पास टाइप्स बहुत सारे हैं इसके, बट जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास 4+2, और उसमें भी हम स्पेशली अभी इंटरमॉलिक्यूलर सबसे फर्स्ट टाइप इंटरमॉलिक्यूलर की बात करेंगे, क्योंकि उसके कंसेप्ट्स अगर आपको समझ आ गए तो सेम कंसेप्ट्स आप इंट्रा में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो नाम क्या कह रहा है, 4+2 साइक्लो एडिशन, 4+2 साइक्लो एडिशन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक कंपोनेंट 4 पाई वाला है और एक कंपोनेंट 2 पाई वाला है। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था, और इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नेम भी है, और वो स्पेसिफिक नेम है डील-ज़ेल्डर रिएक्शन। 4+2 को हम डील-ज़ेल्डर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमारे पास एक 4 पाई कंपोनेंट रहता है और एक हमारे पास 2 पाई कंपोनेंट है। जो 4 पाई कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं डाइईन, और जो 2 पाई कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं डाइनोफाइल। सो डाइईन का मतलब आपको यहाँ नाम से ही क्लियर हो रहा है, डाई मीन्स 2, ईन मीन्स डबल बॉन्ड। जब 2 डबल बॉन्ड किसी भी सिस्टम में आपस में कॉन्जुगेशन में रहेंगे तो उसे आप कहेंगे डाइईन। और डाइनोफाइल मीन्स डाइन लविंग। ठीक है, जो डाइन के साथ रिएक्शन करवाने में इंटरेस्टेड है। तो इसमें होता क्या है कि डाइन के पास 2 डबल बॉन्ड रहते हैं, बट डाइनोफाइल के पास एक डबल बॉन्ड रहता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो वो डबल बॉन्ड आपके पास किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे अभी तो मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट इथाइलिन सिस्टम ले रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है हमारे पास, या फिर अगर मैं बात करूँ तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें ये वाला सिस्टम पार्टिसिपेट करेगा डाइनोफाइल में, या फिर हमारे पास और भी ग्रुप्स रह सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने कोई रख दिया। तो हमें तो रिक्वायरमेंट सिर्फ इतने सिस्टम की है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की, बट हाँ ये देखा जाता है कि डाइन में क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसे इलेक्ट्रॉनिकली रिच माना जाता है, और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो इसे इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट माना जाता है। और यही बेटर प्रॉपर्टी भी रहती है इन रिएक्शंस के लिए हमारे पास, कि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे तो इस सिस्टम को और ज़्यादा डेफिशिएंट कर सकते हैं, जिससे इन रिएक्शंस की रिएक्टिविटी अच्छी होती है। इट मीन्स कुछ हमारे पास फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे डाइन और डाइनोफाइल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, कि कौन फैक्टर्स की वजह से डाइन बेटर रिएक्ट करेगा या कौन डाइनोफाइल बेटर रिएक्ट करेगा। और वो फैक्टर्स जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उन फैक्टर्स से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, चाहे जैम की बात, IIT जैम की बात कर लो, चाहे गेट की बात कर लो, चाहे CSIR नेट की बात कर लो। ठीक है, सो अब हम उन फैक्टर्स की ही बात करेंगे। बट फैक्टर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट जो हमने ट्रांजिशन स्टेट का कहा था वो ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी कि ट्रांजिशन स्टेट का कंसेप्ट क्या रहता है। जैसे यहाँ पे आपके पास है 4+2 साइक्लो एडिशन, राइट। तो 4+2 साइक्लो एडिशन में हमें एक 4 पाई कंपोनेंट चाहिए, जैसे मैंने ये बात करी थी, ऐसे हम 4 पाई कंपोनेंट ले सकते हैं 2+2।
देन हम यहाँ पे सामने 2 पाई कंपोनेंट ले रहे हैं, जैसे अभी हमने लिया था, सपोज यहाँ पे CHO है, ठीक है, चल जाएगा CHO। तो ये हमारे पास हो गया 4 पाई कंपोनेंट, ये हमारे पास हो गया 2 पाई कंपोनेंट। अब इसमें जो साइक्लो एडिशन हमारे पास होगी, उससे जो 6 मेंबर हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट बनने से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, जो नया बॉन्ड बन रहा है उसे हम ऐसे डॉटेड फॉर्म में शो करेंगे, इन दोनों पोजीशंस में बन रहा है ना, तो इसे हम डॉटेड फॉर्म में शो करेंगे। एज वेल जो हमारे पास यहाँ पाई शिफ्ट होगा फर्दर, उसे भी हम डॉटेड फॉर्म में शो करेंगे। और जो पाई हमारा यहाँ ब्रेक हो रहा है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, उसे भी हम डॉटेड फॉर्म में शो करेंगे। और ये वाला पाई भी हमारा यूटिलाइज हो रहा है यहाँ सिग्मा बनाने के लिए, तो इसे भी हम डॉटेड फॉर्म में शो करेंगे। और ये भी यहाँ से ब्रेक हो रहा है, इसलिए डॉटेड फॉर्म में जाएगा। इट मीन्स जो हमारे पास सिग्मा बन रहा है नया, उसको भी डॉटेड में शो करना है। जो पुराना पाई टूट रहा है उसको भी डॉटेड फॉर्म में शो करना है, और इसी को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट कैसी बन रही है, 6 मेंबर्ड, जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही मेंबर, तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये होती है ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कहाँ पे हमारे पास नए बॉन्ड बन रहे हैं और कहाँ पे पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं। जब वो साइमल्टेनियस इंटरेक्शन देखने को मिलती है, वो ट्रांजिशन स्टेट ही होती है। ओके, सो अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक 6 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड। ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ मुझे ट्रांजिशन स्टेट को डिस्कस करना था आप लोगों के साथ, वो मैंने बताने के लिए 4+2 रिएक्शन को दोबारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और ये रिएक्शंस जनरली हमारे पास थर्मली इंड्यूस्ड होती हैं, इस बात को आप नोट कर सकते हैं। वैसे तो इसके पीछे हमारे पास सिलेक्शन रूल्स रहते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स रहते हैं, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना नोट कर लो यहाँ कि दीज रिएक्शंस आर थर्मली इंड्यूस्ड रिएक्शन। जनरली ये थर्मल कंडीशन में अलाउड मानी जाती हैं अकॉर्डिंग टू सम सिलेक्शन रूल्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फोटोकेमिकल में बिल्कुल नहीं होती, फोटोकेमिकल में भी कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, बट वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास 4+2 रिएक्शंस जो होती हैं वो थर्मल कंडीशंस में ही अलाउड होती हैं। ओके, सो अभी हमने क्या बात करी थी कि इसके फैक्टर्स की बात करेंगे। तो फैक्टर्स से पहले हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, और कंपोनेंट्स का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक हमें यहाँ पे मिलेगा डाईइन विच इज़ 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और एक हमें मिलेगा यहाँ पे डाइनोफाइल विच इज़ 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। डाईन को हम डोनर मानते हैं इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच होना चाहिए, ये डोनेट कर रहा है। और डाइनोफाइल को एक्सेप्टर मानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसका नेचर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए, क्योंकि खुद के पास इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तभी वो दूसरे सिस्टम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा शो करेगा, राइट। दैट्स वाई इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हमारे पास ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स हमारे पास क्या कहते हैं कि जो डाईइन है, पहले डाईइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। डाईइन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड हो, डाईइन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड हो तो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। ऑब्वियस सी बात है, इसको डोनेट करने हैं ना इलेक्ट्रॉन, और अगर इसके पास कुछ ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट है जो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी तो डोनर कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, है ना। अब जैसे हमारे पास कोई एनजीओ है, उसको हेल्प करनी होती है, बट उसके पास फंड्स ख़त्म हो गए हैं, तो वो उतने बेटर हेल्प नहीं कर पाता है। उसका नेचर है हेल्प करने का, बट नहीं कर पाता है। बट अगर उसको कहीं से फंड्स मिल जाते हैं तो वो बहुत अच्छे से हेल्प कर पाता है सबकी। दैट्स वाई डाईन का नेचर है डोनेट करने का, बट अगर साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आ जाएंगे तो वो और बेटर रिएक्ट कर पाएगी, फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसकी रिएक्टिविटी अच्छी हो सकती है। और दूसरी बात डाईन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इट मस्ट बी इन सिसॉइड फॉर्म, इट मस्ट बी इन सिसॉइड फॉर्म। और इसके पीछे है स्पेसिफिक रीज़न, और वो रीज़न क्या है,
कि अगर आपके पास एक डाइईन है जिसमें दोनों डबल बॉन्ड सेम साइड है सिस, और एक आपके पास है जिसमें एक आपका डबल बॉन्ड जो है वो ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट, ऐसे मान लो, है ना, तो इट मीन्स ये ट्रांस टाइप है। ये आपके पास है सिस और ये आपके पास है ट्रांस। तो सिसॉइड फॉर्म में ही क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सिसॉइड फॉर्म से ही कंसर्टेड मैकेनिज्म में ये रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। अगर आप सोचो कि ट्रांस मैनर में रहते हुए आपकी सिसॉइड ट्रांस मैनर में रहते हुए आपकी कंसर्टेड मैनर के साथ ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। रीज़न, जब आपके पास ये सिस फॉर्म में है तो ये सामने डाइनोफाइल होगा, ये डाइनोफाइल के जो ऑर्बिटल्स हैं और हमारे पास ये इस सिस्टम के जो ऑर्बिटल्स हैं, अगर ये इस तरीके से सामने रहेगा बिल्कुल, तो यहाँ बॉन्ड बनाने में, यहाँ बॉन्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ बॉन्ड बनाने में और यहाँ बॉन्ड बनाने में कोई भी दिक्कत परेशानी हमें फील नहीं होगी। बट अगर यही बात मैं यहाँ पे करूँ तो, ठीक है, मतलब इसे आप थोड़ा सा टिल्ट करके जैसे भी सही लगता है वैसे शो कर सकते हो, ऐसे शो कर देना, ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, है ना। और अगर मैं यही बात यहाँ पे करती कि आपके पास ऐसा सिस्टम है ना, और ये सामने डाइनोफाइल है, बताओ दूसरा बॉन्ड बन जाएगा क्या इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे सिंगल स्टेप में? नहीं बन पाएगा ना, यहाँ पे दिक्कत आएगी। दैट्स वाई जब आपके पास ये डाइईन सिस फॉर्म में रहती है, डाइईन सिस फॉर्म में रहती है, तो कंसर्टेड मैकेनिज्म में दोनों बॉन्ड सिंगल स्टेप में फटाफट हो सकते हैं क्योंकि ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन एक दूसरे के लिए अप्रोचेबल है। बट अगर मैं बात करूँ ट्रांस में तो वो हमारे पास पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस बॉन्ड को पहले रोटेट होना पड़ेगा, पी ऑर्बिटल को इसके पास आना पड़ेगा, तब जाके दूसरा बॉन्ड बन सकता है। आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास डाइईन इन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है दैट मस्ट बी इन सिसॉइड फॉर्म, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या आपके पास जो सिस फॉर्म में दे रखी हैं ऑलरेडी सिर्फ वही रिएक्ट करती हैं या फिर हमारे पास ट्रांस में भी कहीं चांसेस हैं? तो उसके लिए आपके पास एक छोटा सा नोट है, वो नोट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर आपके पास कोई डाइईन सिस में दी है पहले से ही तो वो डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। बट इन केस ट्रांस में दी है और ट्रांसफॉर्म जो है वो दो तरीके से फर्दर रिएक्ट कर सकती है। दो तरीके से फर्दर रिएक्ट करने का क्या मतलब है कि उसमें रोटेशन हो सकती है एंड इट इज़ कन्वर्टिबल टू सिस, और दूसरा कि नॉट कन्वर्टिबल या नॉन कन्वर्टिबल टू सिस। यानी ट्रांसफॉर्म तो दे दी बट जो सिंगल बॉन्ड बीच में था उसके थ्रू रोटेशन हो सकती है और रोटेशन के थ्रू अगर वो सिस में कन्वर्ट हो सकती है, इट मीन्स दैट कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन डियल-ज़ेल्टर रिएक्शन। बट ऐसी कोई ट्रांस डाइईन दी है जो कन्वर्टिबल नहीं है, उसमें फ्री रोटेशन नहीं हो सकती, तो फिर वो किसी भी हाल में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और ये जो हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जन है, किसी भी ट्रांस डाइईन को सिस में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये जो सिंगल बॉन्ड हमें बीच में दिख रहा होता है जस्ट इसके थ्रू हमें रोटेशन करनी होती है। अभी आपके पास अगर मैं कहूँ इस तरीके से ये बॉन्ड है ना, तो इस सिंगल बॉन्ड के थ्रू जस्ट रोटेशन करनी है और इस पाई बॉन्ड को इस तरफ ले आना है, इस पाई बॉन्ड को इस तरफ ले आना है। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, बट इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 30 किलो जूल पर मोल और इट इज़ अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। ऐसा भी नहीं है कि हमें बाहर से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। ये जो सिंपल हमारे पास डाइईन है ट्रांस टाइप की, इसे सिस में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 30 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो रूम टेम्परेचर पे इजीली अवेलेबल है। इट मीन्स हमारे पास ये वाली प्रोसेस आसानी से हो सकती है, बस उसके लिए सिस्टम में ये रोटेशन वाला कंसेप्ट ज़रूर होना चाहिए। जैसे मैं अभी बात करूँ, आपको एक एग्जाम्पल इसकी देती हूँ ताकि क्लैरिफाई हो जाए कि कौन सा सिस्टम जो ट्रांस में है और सिस में कन्वर्ट नहीं हो सकता।
देखो ये एक सिस्टम है आपके पास, ठीक है तो डाई नहीं, 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। अब मैं इतने सिस्टम को सिर्फ यहाँ पे लिखती हूँ, है ना, तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांस है, दोनों डबल बॉन्ड सेम डायरेक्शन में तो नहीं है। बट अगर मैं इसे रोटेट करना चाहूँ तो रोटेट करने के लिए मेरे पास यही सिंगल बॉन्ड है ना बीच में जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो रोटेशन यहाँ से होनी चाहिए। बट वो सिंगल बॉन्ड एक रिजिड सिस्टम का हिस्सा है, एक साइक्लिक सिस्टम का हिस्सा है, और उसमें फ्री रोटेशन नहीं हो सकती। यहाँ तो तुमने ऐसे बॉन्ड पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, पूरे सिस्टम के साथ बंधा हुआ है, रिजिड सिस्टम है। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे रोटेशन नहीं हो सकती, और अगर यहाँ रोटेशन नहीं हो सकती तो ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता है कि ट्रांस में दिया है, एज वेल सिस में कन्वर्टिबल नहीं है, दैट्स वाई इट विल नॉट पार्टिसिपेट एज डाइन इन डील-ज़ेल्डर रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे किस चीज़ की, डाइनोफाइल की। डाइन का तो हमें क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे तब रिएक्टिविटी अच्छी होगी, और दूसरी बात कि हमारे पास जो डाइईन है वो सिस फॉर्म में ही होनी चाहिए या ऐसी ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए जिसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल हो ताकि वो सिस में कन्वर्ट हो सके। और डाइनोफाइल का सिंपल है, डाइनोफाइल कहता है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, दैट्स इट। यानी आपके पास जैसे सपोज एक ये था सिंपल ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक था CH2 डबल बॉन्ड C, दोनों तरफ साइनाइड ग्रुप। तो साइनाइड ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इसमें अगर आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछते कि दोनों में से कौन है जो बेटर डाइनोफाइल एक्ट कर सकती है, A या B, तो आपका आंसर होगा B इज बेटर देन A। क्यों? क्योंकि इसके पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स रहते हैं तो वो इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास रख लेंगे, और जब इस सिस्टम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वो जो डाइन है सामने उससे इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, और जब वो दूसरे सिस्टम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बहुत आसानी से अट्रैक्ट करेगा मीन्स रिएक्शन फास्ट होगी। दैट्स वाई रिएक्टिविटी उसी डाइनोफाइल की अच्छी होती है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स रहते हैं। ऑलराइट, अब इन्हीं कंसेप्ट्स के बेसिस पे हमारे पास प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जो रहे हैं वो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू टूवर्ड्स फर्दर कंसेप्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि इसके बाद अब हमें क्या करना है, बिकॉज अभी तो हमने जस्ट फैक्टर्स और कंपोनेंट्स और इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, उसी में से देखो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। देखो गेट 2014 में हमारे पास एक बार क्वेश्चन आया था दैट विच कैन नॉट एक्ट एज डाइन एमंग फॉलोइंग कंपाउंड्स। 4 ऑप्शन दिए थे और पूछा था इन चारों में से कौन है जो डाइन की तरह एक्ट नहीं कर सकती, और यहाँ पे सिर्फ आपको वही कंसेप्ट ध्यान में रखना है जो अभी अभी मैंने बताया है, दैट सिस फॉर्म में डाइन होनी चाहिए या ऐसी ट्रांस होनी चाहिए जो सिस में कन्वर्टिबल है। तो जब भी आपको ऐसा कोई सिस्टम दिया हो जहाँ पे मल्टीपल रिंग्स हो तो सिंपली क्या करो, जितना 4 पाई वाला सिस्टम है सिर्फ उतने पे फोकस करो, आपको फर्दर देखना ही नहीं है, आपको बस इतना देखना है कि इन दोनों पाई बॉन्ड को जो जोड़ रहा है एक सिंगल बॉन्ड वो किस ओरिएंटेशन में है। तो देखो अगर मैं सिर्फ इतने पे फोकस करूं तो मेरे पास ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये डबल बॉन्ड फिर ये सिंगल फिर ये डबल बॉन्ड, इट मीन्स कैसा है, ये सामने नजर आ रहा है सिस। यहाँ पे देखो तो मेरे पास ये डबल बॉन्ड फिर ये सिंगल फिर ये डबल बॉन्ड, कैसा है, ट्रांस। ये कैसा है, सिस, सामने नजर आ रहा है, ये कैसा है, सिस। मतलब ये सिस है, ये सिस है, ये सिस है, सिर्फ ये ट्रांस है। और कैसा ट्रांस, जिसका सिंगल बॉन्ड किसी रिजिड सिस्टम का हिस्सा है, रिंग का हिस्सा है, मीन्स रोटेशन नहीं हो सकती। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। बिल्कुल सिंपल, क्या था, कुछ भी नहीं, बस इतना सा पता होना चाहिए था कि सिस फॉर्म जो है सिर्फ वही डाइन की तरह एक्ट करती है। एज वेल इन बातों का खास ध्यान रखिए कि कुछ स्टूडेंट्स इन वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया होता है उसकी बजाय हड़बड़ी में कुछ भी कर देते हैं। विच कैन नॉट एक्ट पूछा है ना, तो कैन नॉट ही ध्यान में रखना है। कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, स्टूडेंट्स देखेंगे हमारे पास फर्स्ट ऐसे लग रहा है कि हो सकता है तो उनको लगेगा वही फटाफट टिक करो, पूछा है कि कौन कर सकता है,
दिमाग में वो चीज़ रखी ही नहीं होगी कि कैन नॉट पूछा है। सो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए कि करेक्ट पूछा है तो उसको अंडरलाइन करो वहाँ पे, या फिर स्पेशली लिखो सामने चीज़ों को कि करेक्ट पे ही ध्यान देना है। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट ही बताना है, कैन नॉट पूछा है तो कैन नॉट। तो ये जो आपके पास वर्ड्स की गेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स इनकी वजह से भी हो जाती हैं। सो प्लीज़ इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैम 2020 में हमारे पास ये क्वेश्चन था अभी रिसेंट वाले एग्जाम में, दैट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एक्टिवेशन बैरियर अमंग फॉलोइंग डाइन्स। डाइन्स दी थी और हमसे एक्टिवेशन बैरियर का ऑर्डर पूछा है। अब ये एक्टिवेशन बैरियर क्या है? देखो, ये जो हमारे पास डाइन्स हैं सब यहाँ डील-ज़ेल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं इनके अकॉर्डिंग, है ना, बट उनके जो पार्टिसिपेशन है, ये रिएक्टिविटी है वो कम ज़्यादा है, किसी की फास्ट है किसी की स्लो है। सो वही ऑर्डर हमें बताना है। और एक्टिवेशन बैरियर का मतलब यही है कि किसी डाइन को एक्टिवेट करने के लिए जब हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, हमें उसे एक्टिवेट करने के लिए ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स या बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स अगर उन्हें उठाना चाहें तो बहुत आसानी से उठा सकते हैं। एक आवाज़ दी, फटाफट उठ जाते हैं, ठीक है, जो आजकल बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक्टिवेशन बैरियर बहुत ज़्यादा होता है। उनको उठाने के लिए पंखा बंद करो, तुम ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक लगाओ, चाहे तुम बर्तन फेंको, लेकिन उनका एक्टिवेशन बैरियर इतना ज़्यादा होता है कि वो उठते नहीं है आसानी से। बस वैसा ही कुछ हमें इस क्वेश्चन में रिलेट करना है कि कौन सी डाइन ऐसी है जिसको फटाफट रिएक्शन में रखा और वो अपने काम में शुरू हो गई, और कौन सी डाइन हमारे पास ऐसी है जिसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बैरियर्स, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आपको पहले सीखना होगा एंड आफ्टर दैट यू कैन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और वो कंसेप्ट क्या है कि हमारे पास जो डाइन्स की रिएक्टिविटी होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ, बिकॉज यहाँ कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स भी मिलेंगे। सो हमें एक कंसेप्ट मिलता है पढ़ने के लिए कि लिखा होता है उसमें कि जो आपके पास एरोमेटिसिटी लेवल है वो जितना ज़्यादा होगा डाइन कैरेक्टर उतना ही कम होता है। मतलब कि जो भी सिस्टम हमारे पास जितना ज़्यादा एरोमेटिक होगा वो उतनी ही बेकार डाइन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, पहली बात तो ये जो आपने ध्यान में रखनी है कि जिसका एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा उसका डाइन कैरेक्टर लो, जिसकी एरोमेटिसिटी कम उसकी डाइन कैरेक्टर बेटर। पहली कंसेप्ट ये है। और दूसरी कंसेप्ट आपके पास क्या है कि जितनी हमारे पास एक्टिवेशन बैरियर कम होगा, पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है यहाँ पे, और साथ में ये रखना है कि लो एक्टिवेशन बैरियर उनकी डाइन रिएक्टिविटी ज़्यादा, उनकी डाइन रिएक्टिविटी ज़्यादा। लो एक्टिवेशन बैरियर, डाइन रिएक्टिविटी मोर। सिंपल सी बात। अभी तो मैंने बताया कि जो हमारे पास ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रही है, जैसे रिएक्शन में रखा वैसे पार्टिसिपेट करने लग गई, मीन्स उसका एक्टिवेशन बैरियर ज़्यादा नहीं है और उसकी रिएक्टिविटी अच्छी है। तो इन्हीं दोनों बातों को देखते हुए सबसे पहले तो हम फर्स्ट की बात करेंगे। फर्स्ट इज़ नॉट एरोमेटिक। वैसे तो इसे नॉन एरोमेटिक हम कहेंगे, बट अभी मैं सिर्फ नॉट एरोमेटिक रख रही हूँ क्योंकि इसमें हमारे पास ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम आ चुका है। तो जहाँ कॉन्जुगेशन नहीं होती है वहाँ हम एरोमेटिसिटी की बात नहीं करते। ये तीनों ही एरोमेटिक होते हैं, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, कि एरोमेटिक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सब में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है। अदरवाइज मैंने एक प्रीवियस वीडियो है हमारे चैनल पे, उसमें इसके बारे में डिस्कस किया है पहले भी, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। अदरवाइज मैं आपको यहाँ भी क्लियर कर रही हूँ कि हक्कल रूल के अकॉर्डिंग कोई सिस्टम साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेटेड है एंड आफ्टर दैट वो 4n+2 सिस्टम को बिलोंग करता है। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें या 10 इलेक्ट्रॉन्स या 14 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अगर देखने को मिलते हैं तो वो सिस्टम एरोमेटिक होता है। सो फ्यूरैन, थायोफीन एंड पायरोल, दीज 3 आर एरोमेटिक। बट इसमें हमारे पास जो एरोमेटिसिटी लेवल है वो थोड़ा सा वेरी करता है।
तो अब क्लियरली आपको पता चल रहा है कि जिनमें तो एरोमेटिक कैरेक्टर होगा वो तो उतनी अच्छी डाइन नहीं होगी, बट जिनका हमारे पास एरोमेटिक कैरेक्टर है ही नहीं वो तो सबसे बढ़िया डाइन होगी। तो सबसे बेस्ट डाइन अगर फर्स्ट है, सबसे बेस्ट डाइन अगर फर्स्ट है तो उसका एक्टिवेशन बैरियर रहा होगा सबसे कम। इट मीन्स फर्स्ट का तो एक्टिवेशन बैरियर है सबसे कम। ये बात हमें क्यों पता चली? क्योंकि इसमें कोई भी एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, और जिसमें कोई एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता है वो सबसे बेस्ट डाइन का काम करती है। जो बेस्ट डाइन का काम कर रही है इट मीन्स उसके लिए एक्टिवेशन बैरियर बहुत कम है। बट अगर इन तीनों में बात करूं तो इन तीनों में जो जितना ज़्यादा एरोमेटिक होगा, जितना ज़्यादा एरोमेटिक होगा उस डाइन की रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। रिएक्टिविटी जितनी कम होगी मीन्स उसका एक्टिवेशन बैरियर उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर मैं एरोमेटिसिटी ऑर्डर की बात करूं इन तीनों में एरोमेटिसिटी ऑर्डर की बात करूं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होता है थायोफीन। थायोफीन के बाद हमारे पास एरोमेटिसिटी लेवल रहता है किसका? पायरोल का, और उसके बाद है फ्यूरेन का। और ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बता देते हैं, क्योंकि सल्फर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से रिंग में दे देता है। दैट्स वाई ये सबसे ज़्यादा हमारे पास एरोमेटिक। सल्फर के बाद नाइट्रोजन दे सकता है, और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में नहीं देता है। दैट्स वाई हमारे पास ये यहाँ पे एरोमेटिसिटी ऑर्डर ये डिसाइड करता है सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, कि थायोफीन मोस्ट, देन पायरोल, देन फ्यूरेन। थायोफीन सल्फर वाला, पायरोल नाइट्रोजन वाला, फ्यूरेन ऑक्सीजन वाला। ठीक, अब इस अकॉर्डिंग अगर थायोफीन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है तो उसकी रिएक्टिविटी एज डाइन सबसे कम रही होगी, और अगर उसकी रिएक्टिविटी एज डाइन सबसे कम है तो उसका एक्टिवेशन बैरियर सबसे ज़्यादा। इट मीन्स आपके पास यहाँ पे आएगा थायोफीन यानी थर्ड, जिसका एक्टिवेशन बैरियर सबसे ज़्यादा है, फिर आएगा पायरोल, और उसके बाद आएगा आपके पास फ्यूरेन। सो द करेक्ट ऑर्डर फॉर एक्टिवेशन बैरियर इज 3, 4, 2, 1। थर्ड जो है वो हमारे पास सबसे बेकार डाइन है, इसलिए उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास पायरोल सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है, इसलिए बहुत अच्छी डाइन का काम नहीं कर रहा है, और जो अच्छी डाइन नहीं है उसके लिए एक्टिवेशन बैरियर हमें ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद है सेकेंड, और उसके बाद फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में कोई एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, बहुत बढ़िया डाइन का काम कर रहा है, और जो बढ़िया डाइन का काम कर रहा है इट मीन्स उसके लिए हमें एक्टिवेशन बैरियर ज़्यादा फील नहीं करना पड़ रहा, बाकी सबसे कम फील करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे था। जस्ट हमने इन्हीं कंसेप्ट्स को एक दूसरे से रिलेट करना था। हो गया हमारे पास क्वेश्चन, राइट? ऑल राइट, सो नेक्स्ट अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है CSIR नेट दिसंबर 2019 का। ये भी रिसेंट क्वेश्चन है हमारे पास। तो वैसे तो CSIR नेट में हमारे पास मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शन में, या फिर उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, या रिजियो सिलेक्टिविटी क्या रहेगी, इन फैक्टर से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन रहता है 4 मार्क्स में। बट अभी रिसेंटली देखो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमें मिला जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, दैट ट्रू स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ये हमें पहचानना था कि किस टाइप की रिएक्शन है, तभी हम इससे रिलेटेड स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते थे। सो ये हमारे पास यहाँ पे इन्होंने दिया है एक 4 पाई कंपोनेंट, और ये हमारे पास है यहाँ पे 2 पाई कंपोनेंट, और यहाँ हो रही है 4+2 साइक्लो एडिशन अंडर थर्मल कंडीशन, जिससे आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है। बट ये प्रोडक्ट एक्चुअल में कैसे बनेगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग की हमारे पास जो सबसे स्टेबल फॉर्म मानी जाती है या कन्फर्मेशन मानी जाती है वो एनवलप शेप्ड होती है। एनवलप शेप, जैसे आप बात करते हो कि आपके पास साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन शेयर फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। एग्जैक्टली ये जो 5 मेंबर्ड है ये एनवलप शेप में, तो एनवलप शेप्ड फॉर्म को इसके साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करवाया गया है। तो जब आपके पास ऐसे कोई 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, जिसमें ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड को हमने आउट ऑफ द प्लेन भेज दिया है, और ये हमारे पास 2 पाई कंपोनेंट है, तो क्या हुआ
कि इस कार्बन का बॉन्ड बना इस कार्बन के साथ इस पाई को यूटिलाइज करते हुए, देन इस पाई बॉन्ड को यूटिलाइज करते हुए इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बना और ये पाई यहाँ शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। एज वेल इसमें हम स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट भी फॉलो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें एंडो प्रोडक्ट मेजर मिलता है। ये एंडो प्रोडक्ट कैसे बनता है और एंडो ही क्यों है, एक्सो क्यों नहीं है, या ये एंडो एक्सो क्या है, ये हमारे पास इस लेक्चर की नेक्स्ट सीरीज़ में रहेगा। सो अभी सिर्फ मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट बना कैसे, वो मैंने यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट स्टीरियो के या ये सब आपको यहाँ पे बताने के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं। दैट्स वाई मैं इससे ज़्यादा यहाँ पे डीप इन्फॉर्मेशन आपको अभी नहीं दे पाऊँगी। सो अभी आप इतना जान लीजिए कि ये बिल्कुल करेक्टली हमें पता चल रहा है कि 4+2 रिएक्शन हुई है, बट वो 4+2 रिएक्शन हमें यहाँ पे बतानी है डेल्टा H0 डेल्टा S0, ठीक है, एंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज के साथ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रोपी की। एंट्रोपी जब भी कभी वर्ड आप सुनते हो तो आपके पास इट इज़ फॉर रेंडमनेस। आप रेंडमनेस या कोई मूवमेंट है उसे कैलकुलेट कर रहे हो, उसे मेज़र कर रहे हो, तो आप एंट्रोपी वर्ड यूज़ करते हो। तो मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि हुआ क्या। आपके पास यहाँ एक मोइटी थी, ये यहाँ पे एक मोइटी थी, दो चीज़ें हैं, रेंडमनेस ज़्यादा क्रिएट करेंगी, और जब आपके पास यहाँ पे फिर वो एक मोइटी बन गई तो उसकी वजह से रेंडमनेस क्या होगी, कम होगी। यानी रिएक्टेंट में दो मोइटीज थी, रेंडमनेस ज़्यादा, दो से एक बन गई, रेंडमनेस कम। तो जब आप यहाँ पे डेल्टा S0 कैलकुलेट करोगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे, प्रोडक्ट में क्या है एक और रिएक्टेंट में कितना है दो, तो आंसर आपके पास ऐसे सपोज करने के लिए कह रही हूँ तो क्या आएगा -1, यानी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी ना। दैट्स वाई डेल्टा S0 जो है हमारे पास एंट्रोपी चेंज जो है वो तो नेगेटिव ही होगा, क्लियरली हमें पता चल रहा है बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। तो डेल्टा S0 एक तो यहाँ नेगेटिव बोला हुआ है और डेल्टा S0 एक तो नेगेटिव यहाँ बोला है। इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो डेल्टा S0 का तो हमें क्लियर हो गया, बट सेकेंड डेल्टा H0 का हमें पता करना है। सो डेल्टा H0 यानी एंथैल्पी चेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इस रिएक्शन को कराते हुए कितनी हीट में या एंथैल्पी में चेंज देखने को मिल रहा है। सो क्या देख रहे हो आप यहाँ पे कि दो पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं, दो नए सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। पाई बॉन्ड वीक है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो इस टाइप की प्रोसेस जो हमारे पास डील्स-एल्डर है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। डील्स-एल्डर प्रोसेस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, क्योंकि दो पाई बॉन्ड वीक टूट रहे हैं, दो नए सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमारे पास डेल्टा H हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव। डेल्टा H0 क्या आता है, नेगेटिव। दैट्स वाई क्या करेक्ट आंसर है हमारे पास, सेकेंड, दैट डेल्टा H0 एंड डेल्टा S0 आर नेगेटिव। सो ये भी कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था हमारे पास, जो अभी फर्दर डिटेल्ड हमारे पास चलेगा, यानी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, एंडो एक्सो अप्रोच के बारे में, रिजियो सिलेक्टिविटी के बारे में, ये सारे कंसेप्ट्स अभी हमें मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए डिस्कस करने हैं। बट उससे पहले ही इन फैक्टर्स के बेसिस पे, इंट्रोडक्शन के बेसिस पे हमारे पास कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत आसानी से समझ भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके या इंटरलिंक करके आपको करना पड़ता है। दैट्स वाई यहाँ इस लेक्चर सीरीज़ में या इस लेक्चर में आपने क्या देखा कि चाहे वो IIT JAM का एग्ज़ाम है, चाहे CSIR नेट का एग्ज़ाम है, चाहे गेट का एग्ज़ाम है, ये टॉपिक हमारे पास बाकी टॉपिक से, देखो जैसे इसमें फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड आप कह सकते हो, वैसे तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, लिंक किया गया था। लास्ट में एक्टिवेशन एनर्जी जो JAM का हमने क्वेश्चन किया उसमें लिंक किया था। सो ये टॉपिक लिंक किया जा सकता है। एज वेल NMR के साथ भी इसके क्वेश्चंस को लिंक किया जाता है, CSIR नेट में ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं। सो ये टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, जो अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस भी लाता है, एज वेल कुछ क्वेश्चंस इसके हमें बाकी टॉपिक्स के साथ लिंक करने पे भी मिल जाते हैं। ठीक है, सो
आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा उसमें हम इसके बाकी कंसेप्ट्स के, डील-ज़ेल्डर रिएक्शन के, स्टीरियोकेमिस्ट्री, रेडियो सिलेक्टिविटी एंड मेजर प्रोडक्ट हम कैसे बनाते हैं और किन किन कंसेप्ट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, वो सब हम कवर करेंगे। बिकॉज उसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन CSIR नेट में या गेट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। ओके, थैंक यू।